दिल्ली का डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो हो गया है। हमको छोटी छोटी सड़कें बनाने में जोर हो जाता है। केजरीवाल जी बड़ी सफाई से झूठ बोलकर किसी को भी धोखा दे देंगे, और वो जितना अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, अच्छा है नहीं वो। तो आपको लगता है जो 2025 का चुनाव है इसमें आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है? झटका तो पब्लिक को इनको पहले ही देना चाहिए था। तो 15 का चुनाव आया, 14 में मेरे को इन्होंने पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन हमारी स्ट्रेंथ के बारे में इनको सबको पता था, बीजेपी वालों को या दूसरे लोगों को, कि हमने पूरी दिल्ली में कितनी मेहनत की है। और जैसे ही हमारे को उन्होंने पार्टी से निकाला, पार्टी में बड़ा गलत संदेश गया बसपा में। अच्छा, मैं देखता हूँ कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हो जाते हैं, चुन जाते हैं प्रतिनिधि, उनके अंदर ना अलग तरह का अहंकार हो जाता है। वास्तविकता है ये। जनता तभी तो कहती है कि जीतने के बाद आते नहीं है। मेरा ये मानना है, चुनाव जीतने के बाद हमारा कुछ नहीं है उसमें। अगर कोई कुछ है तो उन लोगों का है जिन्होंने अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके हमारे पास दे दी है उन लोगों ने। अभी तो हमको एलईडी लाइट ठीक कराने में जोर पड़ जा रहा है, क्योंकि ये लोग उस मेंटेनेंस की लाइट का भी इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति है। तो इन्होंने तो बड़े बड़े वादे किए थे, कूड़े के पहाड़ हटा के ढेर तो हो गए हैं और ज़्यादा, लेकिन जैसे ही टेलीविजन पर ओखला का नाम आता है तो बदनामी के लिए नाम आता है विधायक का, कि आज इसने घोटाला कर लिया, ये वक्फ बोर्ड का खा गया। जो ठेके रात को 11 बजे बंद हो जाने चाहिए, तुम सुबह 4 बजे तक दारू पिला रहे हो। इस बार वो भाषण बहुत वायरल है इनका कि इस बार जिता दो, मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा चुनाव से। लेकिन वो सीए का चल रहा था, ये रोड बंद था यहाँ पर, सारा चुनाव उससे खराब हुआ। जो पूरा सीए का एनआरसी का जो दंगे हुए थे। हाँ, तो ये आदमी परेशानी दूर करता नहीं है, ये तो लोगों को परेशान करता है ज़्यादा। परेशानी दूर मोदी जी ही करेंगे। राजनीति लोगों को सुनने में बड़ी आकर्षित लगती है, मगर जब बात यहाँ संघर्ष करने की आती है तो बड़े बड़े योद्धा चक्कर खा के गिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आना तो आसान है मगर यहाँ बने रहना बहुत मुश्किल है। आप कितनी भी सोच को अच्छी रख लें, पढ़े लिखे हों, मगर जब जनता सवाल उठाती है तो उसके घेरे से, उसके सवालों से कोई नहीं बच पाता है। आज मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज द पॉइंट ऑफ व्यू के शो में हमारे साथ एक राजनेता हैं, जिनसे एक लंबी बातचीत करेंगे उनकी ज़िंदगी पर और कई ऐसे सवालों पर जो जनता उनसे जानना चाहती है, पूछना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी द पॉइंट ऑफ व्यू में। आज हमारे साथ हैं मदनपुर खादर वार्ड 186 के पार्षद ब्रह्म सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका द पॉइंट ऑफ व्यू में। धन्यवाद। जनता बहुत सारे सवाल जानना चाहती है आपसे, उन पे धीरे धीरे करके आएंगे, मगर उनको उनके नेता के बारे में कुछ वो बातें बताते हैं जो शायद आम जनता को, मदनपुर खादर की जनता को, ओखला की जनता को, दिल्ली की जनता को नहीं मालूम है। तो आप हमें ये बताइए कि कहाँ आपका जन्म हुआ और कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, स्कूल कॉलेज कैसे हुए, वो सब बताइए थोड़ा। मेरा जन्म मदनपुर खादर गाँव में हुआ जी। किसान परिवार में हुआ। मेरे पिताजी फ़ौज में गए थे और फ़ौज से आने के बाद खेतीबाड़ी का काम होता रहा, दूध का काम होता था घर में। और पढ़ाई प्राइमरी स्कूल से हुई, एमसीडी वाले स्कूल से हुई, और उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट वाले स्कूल से हुई। उसके बाद आईटीआई मैंने करी और पढ़ाई का तो यही रहा। उसके बाद फिर अपने काम धंधे में लग गए। कैसे थे पढ़ाई में? जब जाते थे तो बहुत होशियार थे या मन लगता था, नहीं लगता था? मैं होशियार बहुत था पढ़ाई में, और मैं थोड़ा उम्र के हिसाब से थोड़ा आगे था। अच्छा। जैसे मेरे भाई था मुझसे बड़ा, 5th क्लास में बोर्ड हुआ करता था उस टाइम पर। वो बोर्ड में कंपार्टमेंट हो गया, मैं पास हो गया, मैं 6th क्लास में पहुंच गया। तो घर में ऐसे हुआ कि वो फेल हो गया? हाँ, जो मेरे से बड़ा था वो मेरी क्लास में रहा। अच्छा। और वो मेरे से पीछे रहा। जब हम कहीं हमने पास आउट किया तो मैं निकल गया और वो रुक गया, फिर वो पीछे से पहुंचा वहाँ। कई जगह पर ऐसे ही हुआ। जैसे 5th का मैंने बताया आपको, 5वीं में उस टाइम बोर्ड हुआ करता था, मैंने बोर्ड क्लियर किया और वो बोर्ड में कंपार्टमेंट हो गया। उसने फिर कंपार्टमेंट को क्लियर करके फिर 6th क्लास में आई, और 6 में फिर साथ चलते रहे। फिर 10th में जाकर वही हालत हुई। अच्छा। और 10th के बाद फिर हम लोग आईटीआई में गया। आईटीआई मालवीय नगर से मैंने आईटीआई की, टर्नर का मेरा ट्रेड था, मैंने वहाँ शुरू कर दिया। उसके बाद भाई वहाँ पहुँचा। तो वो आपके पीछे आ रहे थे? पीछे, हाँ। आगे की वजह? तो 2 साल मुझसे बड़ा है, वो मेरे पीछे पीछे था। तो आप पढ़ने में बहुत पढ़ने में ठीक था, पढ़ने में बढ़िया थे। तो ऐसे स्कूल से शिकायत तो आती नहीं होती होगी, तारीफ ही होती होगी? नहीं, मेरी कम आती थी शिकायत, लेकिन उस टाइम पर ये व्यवस्था थी कि अगर हम स्कूल में गए हैं तो स्कूल से आते ही फिर काम करने के लिए फिर निकलना पड़ता था, कि कहीं भैंस नहलानी है, फिर कहीं खेत पर जाना है, कहीं घिया तुड़वाने हैं खेत पर, कहीं बैंगन तुड़वाने हैं, कहीं तोरी तुड़वानी है,
खेती का बड़ा काम मतलब था। किसान नहीं थे तो वो किसान के काम में भी वही उसमें हाथ बटाना पड़ता था। अच्छा, उस समय की आपने जो पढ़ाई की और ये सब काम किए, और आज के जब बच्चों को आप देखते हैं, आज के स्कूल और आज ऐसा काम नहीं है, तो कितना अंतर पाते हैं इन चीज़ों में? बिल्कुल फ़र्क है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें सिखाया जाता था कि झूठ बोलना पाप है, ठीक है, गुरुजनों का आदर करो, बिल्कुल, माँ बाप का आदर करो, बड़ों का आदर करो, ये हमें सिखाया जाता था। और आज जब मैं देखता हूँ, मैं अभी जैसे पार्षद हैं तो मैं स्कूलों में जाता हूँ। एक स्कूल में तो ये हुआ कि जो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जब कार्यक्रम चल रहा था तो उन्होंने बच्चों से झूठ बुलवाया मेरे सामने। अच्छा, और मैंने उनको टोका वहाँ पर। अच्छा, क्योंकि जो बच्चा 5th क्लास को पास आउट करके चला गया, 6th में चला गया दूसरे स्कूल में, आपने हमें दिखाने के लिए उनको बुला लिया, उनसे कार्यक्रम आप करा रहे हो। मैंने उनको कहा, मैंने कहा हमको तो ये सिखाया गया था स्कूल में, हम तो प्राइमरी स्कूल में ही सीखते थे और हम कोशिश भी करते थे फॉलो करें, लेकिन आज तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। वो बालकों को वो शिक्षा जो उस समय मिली वो नहीं, वो अभी आज नहीं है, बड़ा चेंज आ गया है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि स्कूल से आए तो आप कई फिजिकल कामों के लिए चले गए, खेत में मेहनत करने चले गए, सब्जी तोड़ने चले गए। आज का बच्चा स्कूल से आके फोन में लग जाता है। तो ये कितना, आप ऐसे फोन वाली चीज़ को कैसे देखते हैं? बच्चों के लिए हानिकारक है फ़ोन वाली जो चीज़ है? हमको तो अब लग रहा है कि केवल बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है, ये पूरी जनरेशन के लिए हानिकारक है जो भी टाइम चल रहा है। ये भी, और इसमें इससे बचना पड़ेगा कि जितना यूज़ है, मतलब है उतना ही इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन लोग आज टाइम पास करने के लिए इसको यूज़ करने लगे हैं। आप देखेंगे कि अगर गाड़ी में किसी में 4 लोग मेंबर जा रहे हैं और फैमिली के मेंबर हैं, तो आपस में डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, सब अपने अपने फ़ोन में लगे होंगे, इससे दूरी, कोई बिना फ़ोन के नहीं रहेगा। सही बात। तो आज आदमी इस फ़ोन के चक्कर में ना प्राइवेसी चाह रहा है कि मैं लोगों में बैठने की बजाय मैं फ़ोन के साथ बैठूं, जो कि नुकसान हो रहा है। नुकसान है, लोगों से भी तो दूर हो रहा है फिर ऐसे है। वो गैप हो गया ना, जो खुद ही चाह रहा है कि मैं हट जाऊँ यहाँ से। फ़ोन के साथ उसे अच्छा लग रहा है। अच्छा, जैसे स्कूल के समय में पढ़ने में तो आप अच्छे थे, कुछ खेलते भी थे, किसी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था? मेरा खेलने में बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब मैं कोशिश तो करता था लेकिन मैं कामयाब नहीं होता था खेलने। अच्छा, क्या खेलते थे? मतलब उस समय के क्या खेल? कबड्डी थे हमारे उस टाइम में। कबड्डी खेलते थे, कुश्ती करते थे। कुश्ती करते थे, पहलवानी? 2 ही थे, या दौड़ थी, 3 थे। दौड़ वगैरह मारते थे, या खो खो हो गया। खो हो गया। क्रिकेट तो इतना नहीं होता होगा? क्रिकेट था, शुरू भी किया था, लेकिन अनलक्की था मैं कि खेलता भी अच्छा था, लेकिन एक दिन मैच हो रहा था और मैच में बॉल ना मेरे यहाँ पर लगी, अच्छा, आँख के पास? हाँ, तो उसके बाद बंद हो गया। फिर होली फैमिली लेकर गए घर के, वहाँ टाँके वाके लगे उस टाइम पर। डांट भी पड़ी होगी? डांट तो पड़ती थी उस समय। आज हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को खेलें बच्चे, लेकिन उस टाइम पर हमको चोरी से खेलना पड़ता था, ये बड़ा रोकते थे। हाँ, ये अंतर तो है। अभी पहले खेलने नहीं देते हमसे काम कराने के लिए ना पेरेंट्स या बड़े भाई कहते थे कि तू ये काम करके आ जा, जब से लोग खेलने के लिए जाने दूंगा। तो हम लोग वो काम फटाफट निपटाते थे और तब खेलने के लिए जाते थे, थोड़ा टाइम मिल जाता था। और जैसे कि स्कूल में हर कोई शिक्षक जो है वो कभी ना कभी बच्चे से 5वीं में, 10वीं में, 12वीं में ये ज़रूर पूछता है कि आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके। आपसे भी ऐसे कभी पूछा गया होगा, तो क्या उस समय क्या सोचते थे कि क्या बनना है? नहीं, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा कि किसी ने मुझसे पूछा होगा ऐसा, और पूछा भी नहीं। केवल सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रहता था कि 1st डिवीज़न और 2nd डिवीज़न लानी है, बस केवल उसी पे ध्यान रहता था। मतलब टीचर भी उसी तरफ बढ़ाते थे कि भाई आपको 1st लेकर आना है, आपको 2nd लेकर आना है। मैं 4th क्लास में 2nd मेरा आ रहा था, मैंने और मेहनत करी, मुझको टीचर ने जब थोड़ा प्रेरित किया उन्होंने, तो मैं 1st पे आया। तो बड़ा एक जश्न का माहौल था, मन बड़ा प्रफुल्लित था। अच्छा। मैं केवल 4th क्लास में 1st आया था, लेकिन क्या बात है। हाँ। तो ऐसे कोई टीचर की कोई मेमोरी याद है आपको? आज भी कोई शिक्षक याद है जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आपको बनाने में, आपकी पढ़ाई में? हमारे टीचर थे के डी शर्मा जी थे, आज भी हैं वो। उन्होंने वो फिजिक्स का पढ़ाते थे, बड़े अच्छे टीचर थे हमारे। आपका हरपाल यादव जी थे। अच्छा। वो तो हमें स्कूल के बाद ट्यूशन भी कराते थे, प्राइमरी स्कूल की बात है ये। और उन्होंने वहाँ एक सब्जी वगैरह लगा रखी थी अपने वहाँ के लिए, उसमें ना अपने यूज़ के लिए। तो हम लोग उनका हाथ बटाते थे, मूली पे चर्चा हो रही है तो वो समझाते थे कि मूली को कोई हजम नहीं कर सकता, अगर मूली को हजम करना है तो उसके पत्ते खाने पड़ेंगे आपको। ठीक बात। मूली हजम नहीं होगी अगर आप कुछ पत्ते नहीं खाओगे तो बहुत तरह की चीज़ें थी, अच्छा था। ऐसी शिक्षाएं आज भी जुड़ी रह जाती है, हाँ। वरना आज के बच्चों को कौन कहाँ सिखाता है ये सारी चीज़ें। नहीं, अब तो बहुत हटकर है एकदम शिक्षा।
अच्छा, राजनीति की तरफ कैसे आप आए, मतलब कैसे पहली बार दिलचस्पी आई क्या? राजनीति का दरअसल क्या है कि परिवार हमारा पॉलिटिकली परिवार रहा। अच्छा। पिताजी बहुत मिलिट्री से आने के बाद भी सक्रिय रहे, राजनीति में भी सक्रिय रहे और सामाजिक भी सक्रिय रहे। हमारे यहाँ की जो सीट थी होती थी, जो पार्षद की या ML या बड़ी सीट या मैक्सिमम सीटें रिजर्व रही हैं SC के लिए ना, और ये 93 के बाद ये जनरल हुई थी। अच्छा, जनरल। तो बड़े भाई थे, पिताजी तो 93 में एक्सपायर हो गए, लेकिन एक बेस जो था उनका, जो गरीबों के प्रति एक लगाव था, गरीबों के हितैषी थे वो, और गरीब के लिए 24 घंटे हमेशा तैयार रहते थे। उनके ऐसा भाव था एक, उस भाव की बदौलत हम लोगों को भी फायदा मिला। 93 में बड़े भाई हैं, उन्होंने कांग्रेस से ट्राई किया कि MLA का टिकट मिल जाए। बदरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, लेकिन वो टिकट नहीं मिला बदरपुर से, तो फिर लगे तो रहते थे। और 93 से ही शुरुआत हो गई थी मतलब? नहीं, पॉलिटिकल परिवार तो पहले से ही है। अच्छा, 93 से पहले? हाँ, 93 में वो पहले से ही है, लेकिन बस सीटें रिजर्व थी, बाकी तो सामाजिक काम तो होते ही थे। परिवार बड़ा था और रेस्पेक्टेड परिवार था हमारा। अच्छा। हमारे पिताजी का बहुत बड़ा रसूख था। अच्छा, मैंने समाज ये भी के सुना अंदर कि चाय की दुकान भी हुआ करती थी किसी जमाने में, ऐसा भी कुछ था? थोड़े दिन के लिए थी चाय की दुकान, थोड़े दिन के लिए चाय की दुकान रही, और वो रही आपका लगभग 80 के करीब, 1980 के करीब। जब ये पढ़ाई वगैरह, ये 10th वगैरह सब हो गई थी, और 80 के करीब वो रही दुकान। उसमें मुझे रहना पड़ा चाय की दुकान पर। अच्छा। मेरी ड्यूटी लगी उस पर, लेकिन मेरी एक आदत थी कि मैं, एक तो मुझसे गोल मोल बात नहीं होती थी पहले से ही, दूसरा मुझे कमिटमेंट से हटना अटपटा लगता था। बिल्कुल। जब छोटा था तभी भी लगता था। मान लो कोई शर्त लगा ली बच्चों में, और मैं शर्त में फेल हो गया, तो मुझे लगता था कि मुझे शर्त पूरी करनी चाहिए इनकी। मतलब जो बोल दिया है वो करना है, वो करना है, ऐसी कुछ अंदर से एक भावना होती थी। तो चाय की दुकान के बाद फिर ITI में एडमिशन हो गया, फिर ITI गए। ITI करके आए तो लगा एक बार नौकरी करेंगे, जब क्योंकि वहाँ भी अच्छे मार्क्स से हम कर आए थे ITI भी, लेकिन फिर नौकरी की नहीं, और हमारा ट्रांसपोर्ट का काम शुरू हो गया। तो पिताजी कुछ कहते थे ये कर ले या वहाँ चले जा? नहीं, वो हमारे मन के ऊपर ही रहता था, वो ज़्यादा बोलते नहीं थे इस बारे में कि आप जो करना है करिए। हाँ, जो करना करिए। तो मेरे को ड्राइविंग का बहुत शौक था। अच्छा। जब मैं छोटा भी था, हमारी एक बाइक थी, YSD मोटरसाइकिल उस टाइम पर आई थी। तो मैं पापा के पास भी थी YSD। तो YSD मैं चोरी से लेकर निकल आया गांव से, और चलानी ज़्यादा आती नहीं थी, लेकिन जब वो एक्सीलेटर दिया तो पटक खाई बहुत जोर से, डेयरी फार्म के पास ही। अच्छा। सर्दी के दिन थे, सब घुटने भी छिल गए, सब हाथ वाथ छिल गए, और किसी को बताया नहीं, चुप ले जाकर खड़ी कर दी बाइक। लेकिन रात के समय में सब अकड़ गए, पैर हाथ सब, तो पता लगा घर वालों को, ठंड की चोट थी ना, तब उसका इलाज कराया घर वालों ने। तो मुझे एक ड्राइविंग का बहुत शौक था। फिर बाइक के बाद कुछ दोबारा ट्राई किया उसके बाद जब चोट लग गई तो? नहीं, फिर तो ऐसे सीख ही गए, बाइक वगैरह तो सीख ही गए थे। हाँ, और ड्राइविंग का शौक तो ऐसा था कि फिर मुझे लगा कि ट्रक पे चलना चाहिए मेरे को। अच्छा। तो कभी ट्राई किया आपने? तो फिर मेरी ड्यूटी लग गई यहाँ। हमारा सैंड का बड़ा व्यापार था, बिजनेस। अच्छा। खानों में से सैंड आता था, भाटी से, मोहब्बताबाद से, पाली से, मांगर से। तो सैंड लेकर आते थे, और यहाँ हमारे स्टॉक वगैरह थे, यहाँ से सप्लाई होता था फिर आगे। अच्छा। तो जब 82 का ये एशियाड हुआ दिल्ली के अंदर, तो उसमें बहुत बड़ी सप्लाई थी हमारी। उसमें हमारे पास उस टाइम पर 4 ट्रक थे, और मैंने ट्रक चलाना सीख लिया था। अच्छा। मेरे 2 उस्ताद थे, एक अरशद थे। अरशद थोड़े एजिड थे, उन्होंने मेरे को बहुत दावपेच सिखाए ड्राइविंग के। अच्छा। और एक मेरा नया उस्ताद था, शीशपाल नाम करके, उन्होंने मेरे को फ्रीली ड्राइविंग सिखाई। और मैं ड्राइविंग के मामले में आज भी कह सकता हूँ बहुत परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। मैं जब कोई ड्राइवर छुट्टी पे चला जाता था, तो हमारी एक सप्लाई थी रोहिणी में। रोहिणी सेक्टर 6 और 7 का निर्माण जब चल रहा था, रोहिणी पीतमपुरा तब बने थे। तो मैं यहाँ से अगर 4 गाड़ियाँ हैं, उनमें से कोई ना कोई ड्राइवर छुट्टी पर रहता था, तो मेरी ड्यूटी एक नई गाड़ी पर रहती थी। दिलचस्पी रही आपकी? हाँ, अच्छा भी लगता था ड्राइविंग करना। तो मैं 5 चक्कर यहाँ से और रोहिणी लगाता था। अच्छा। एक तरफ से 36 किलोमीटर। क्या बात है। आना जाना 72 किलोमीटर, काफ़ी। और 5 चक्कर लगाता था एक दिन में, 350 के आसपास। और खूब मज़ा आता था। ड्राइविंग मैंने बहुत मन से करी।
अच्छा, आप इमरजेंसी के टाइम पे क्या मेमोरीज हैं आपको, आपने देखा था जब 1975? इमरजेंसी के टाइम पर मैं छोटा था, लेकिन मेरे को जानकारी है, एक हमारे गांव के चाचा थे, चाचा रतन, और वो जेल गए थे उस टाइम पर। अच्छा। हाँ, उनको जेल में डाल दिया गया था, और जब वो आए थे ना वो छूट कर, तो वो सरदार बनकर आए थे। अच्छा। हाँ, उनकी गाड़ी इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी। हाँ, मतलब वहाँ पे तो बड़ा शोर था उस टाइम पर। लेकिन उस टाइम पर हमारा जो परिवार है वो बेसिकली तो कांग्रेसी परिवार था हमारा। अच्छा, तो मतलब उस समय बीजेपी में तो मैंने 2015 में ज्वाइन किया है। 2015 में, उससे पहले कांग्रेस में ही थे। सज्जन कुमार हुए और राजेश पायलट जी, बड़े वाले राजेश पायलट जी, जो सचिन पायलट जी के पिताजी हैं। हाँ, बिल्कुल हमारे फादर साहब को बिल्कुल बड़ा भाई मानते थे, वो बड़े करीबी थे, शानदार नेता थे। और आज भी हमारा संबंध है वहाँ। बढ़िया। मेरे एक भाई है मेरा, उन्हीं के साथ रहता है आज भी, सचिन पायलट साहब के साथ ही। तो बड़े वाले पायलट साहब ने उनको गोद ले लिया था। अच्छा। क्योंकि हमारे पिताजी उनको बोलते थे किसी कहीं नौकरी लगा दे उस भाई की। तो जिस दिन एक्सपायर हुए 93 की बात है, तो यहाँ पर आए थे, यहाँ पर सभा थी घर पर ही, हमने समाधि बनाई है हमारे पिताजी की, समाधि यहीं दाग लगाया था उनका। तो तब आंसू आए होते आंखों में, रो रहे थे, कह रहे थे मेरे को एक काम सौंपा उन्होंने, बड़े भाई ने, कि निरंजन को नौकरी लगानी है। अब मैं निरंजन को अपने पास ही रखूँगा, नौकरी तो मैं नहीं दे पाया, लेकिन अपने पास रखूँगा इसको। तब से आज तक वो वहीं है। इतना भरोसे का हमारा परिवार है। तो 84 के दंगे भी आए होंगे आपके सामने? हमारे सामने आए, इंदिरा गांधी जी के। उस टाइम पर हमारे पिताजी ने बहुत लोगों को बचाया। अच्छा। हमारा स्टॉक यहाँ साइडिंग के पास होता था, और सामने एक ओलंपस कंपनी है, ओलंपस माइक्रोस्कोप बनाती थी कंपनी, आज भी है। अच्छा। अभी ओलंपस नहीं, कुछ नाम और चेंज हो गया उसका। उसका जो मालिक था वो सरदार था। अच्छा। तो जितना वो सन 84 में जो दंगे हुए, तो वो उसको भी बेचारे को घेर लिया। तो उनके स्टाफ में सरदार भी बहुत थे, उन सबको पिताजी यहाँ से लेकर घर पे ले आए और घर पे रखा। हाँ, कितने हमारे डेयरी फार्म में सरदार जी थे, कितने लोगों को हमारे पिताजी ने घर पे रखा। तो सामाजिक जो भाव था वही बचा रहा था। बहुत खतरनाक थे ऐसा कहते हैं, बिल्कुल एकदम माहौल नहीं, बहुत दहशत थी उस टाइम पर ना दिल्ली में। दिल्ली का माहौल अलग ही तरह का था। वैसा कभी दोबारा माहौल देखा आपने 84 के बाद? उसके बाद अगर दिल्ली की बात करूँ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर ये जाकिर नगर, जामिया नगर की बात करूँ तो मैंने देखा है। अच्छा। क्योंकि एक ACP होते थे उस टाइम पर, SHO थे अखिलेश यादव जी, उनको घेर के, जो इन्होंने पुलिस वालों को घेर के, इन्होंने जो दिवाली का दिन था वो, और यहाँ पर जो इन्होंने कई बार हुआ, जैसे एनकाउंटर का मामला था, बटलाव से एनकाउंटर हुआ, L18 वाला, उसमें भी ये तो क्षेत्र अलग हो गया एक तरह से। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर ये लोग कब क्या करेंगे नहीं पता लगता है इनका। पहले ये लोग नहीं थे उस टाइम पर, जबकि आप बात कर रहे हैं, हम 80 की बात कर रहे हैं, नहीं था कुछ भी। हाँ, ये जब तो इतनी बसावट कुछ नहीं था, तो बहुत ही कम बसावट होगी। अब तो दिल्ली 24 में तो बहुत ज़्यादा फैली है, पहले कुछ नहीं, पूरा खाली था, सब खाली था। तो धीरे धीरे आपने पूरी बसावट भी देखी है दिल्ली, सब कुछ मेरे सामने हुआ। बहुत, ये सरताव्यार भी नहीं था, सरताव्यार भी नहीं, ये सब खेती होती थी हमारे यहाँ पर, हमारी मतलब हमारे परिवार की, हमारे गाँव के लोगों की, तुगलकाबाद वाले लोगों की। तो ITI के बाद आपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया? हाँ, मतलब जॉब वगैरह करने कहीं नहीं गए? नहीं गए। मैं आज से डिग्री भी नहीं लेके आया, वहीं पढ़ी है, नगर में ही है, लाया नहीं मैं, ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ। चलिए, फिर आगे कब शुरुआत हुई पहली बार चुनाव लड़ने की? जैसे राजनीतिक परिवार था आपने बताया। नहीं, हम लोग परिवार तो राजनीति में था ही, लेकिन बड़े भाई मेरा घर में क्या है, मेरा चौथा नंबर है। अच्छा। मेरे से बड़े 3 भाई हैं मेरे। अच्छा। और 4th पे हूँ मैं। मेरा इतना इंटरेस्ट कभी राजनीति में रहा नहीं। ठीक है। मेरा मन भी कभी नहीं किया कि मैं ये काम करूँ, बल्कि मैं इन लोगों को बोलता था कि सुबह शाम तक आप लोग आओ भगत करते हो सभी की, सबका आओ भगत भी करना और 2 पैसे भी खर्च करना, लेकिन उसको क्या है, क्या फ़ायदा उन चीज़ों का, इतनी समझ थी नहीं मेरे को। लेकिन जब आगे बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता हमने बिजनेस भी किया, बाहर भी निकले, और निकलने के बाद देखा भी और अच्छा भी किया काम। और दरअसल क्या है कि कांग्रेस में जैसे 93 में चुनाव हुआ, भाई को टिकट नहीं मिला, बहुत कोशिशें करी गई। 97 में चुनाव हुआ कॉरपोरेशन का दिल्ली में, 83 के बाद 97 में कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, भाई को टिकट नहीं मिला, कॉरपोरेशन भी नहीं मिला। बड़ा अटपटा लगा, कैसी पार्टियाँ हैं, लोग मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ समाज में सब कुछ है, प्रतिष्ठा है, लेकिन टिकट ऐसे लोग ले आते हैं जिनका कुछ नहीं है। फिर मुझे समझ में, मेरे को अटपटा लगा, फिर मुझे लगा कि भाई अब कोई रास्ता में इस पर निकालना चाहिए। और मेरा एक मित्र था गांव में, अपने जाटो समाज से था वो, आज नहीं है, धर्मवीर जी। अच्छा।
बड़ा नज़दीकी था मेरा। एक दिन वो मेरे को ऐसे ही बोला, आज भी हम वहाँ चल रहे हैं। काशीराम जी की सभा थी यहाँ पुल प्रहलादपुर पर, बसपा के काशीराम जी। हाँ। तब बनाई हुई थी शायद पहले। कब बनी थी बसपा? बसपा तो 84 में बन गई 84 में बनी थी। 84 में बसपा बन तब वो गई अपनी नींव जमा रहे थे। हाँ, लेकिन मैंने जो ज्वाइन किया 95 से, मैंने इसमें 95 उनके यहाँ आना जाना शुरू कर दिया था। मतलब वो मैं ऐसे ही जाता था सुनने के लिए उनको, क्योंकि उनके बारे में कहते थे भाई साइंटिस्ट हैं वो, और इस तरह वो छोड़ कर आए हैं। तो मैं एक दो बार उनकी सभा में गया, तो उन्होंने फिर जब मैं सुनता था उनको तो अच्छा भी लगता था। वो कहते थे हमें देने वाला बनना चाहिए, हमें मांगने वाला कभी नहीं बनना चाहिए। उनकी एक आदत थी, और सच्चाई भी है। जो सम्मान होता है देने वाले का होता है, मांगने वाले का कभी सम्मान नहीं होता। और हम क्यों मांगे? देश के अंदर 85% आबादी हम लोगों की है, जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो हाँ, जो ST है। और देश में जो शासन रहा है उस टाइम पर जो राष्ट्रीय पार्टी होती थी वो 3 पार्टियां थी, कम्युनिस्ट थी, बीजेपी थी और कांग्रेस थी। और उनके सबके अपर कास्ट के ही लोग उनके अध्यक्ष थे, या अपर कास्ट को ही ज़्यादा। तो उन्होंने एक जो बेस तैयार किया वो 85-15 का किया। अच्छा। कि 85% जो लोग हैं गरीब, वो पिछड़ गया है देश का। हमें इनको शासक बनाना है, हमको इनको देने वाला बनाना है। ये अभी तक हाथ फैला कर रहते हैं लोग, ये उसी पर काम होता था। तो मेरी समझ में भी आया, और सम्मान भी उसी में है। मांगने वाले का सम्मान नहीं होगा, देने वाले का सम्मान होता है। बिल्कुल। तो हमें देने वाला बनना चाहिए। हर बच्चे की, हर भाई की, सभी की ये सोच हो हम देने वाले बने, हम मांगे क्यों? हमारे अंदर ऐसा कैलिबर होना चाहिए कि हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए कि हम देने वाले बन जाएं। ये सोच बेरोजगारी को भी खत्म कर सकती है। बिल्कुल। अभी आदमी यही सोचे कि मैं 2 जॉब दूंगा, मांगूंगा नहीं, यस, तो देश बहुत आगे चला बिल्कुल जाएगा। बहुत सही। हाँ, तो वो ऐसा ही बोलते थे कि मांगने वाला नहीं, क्लियर, हमें मांगने वाला नहीं बनना है, हमें देने वाला बनना है। और वो एक भावना कुछ अंदर भी थी, अटकी हुई थी, बाद में बाहर निकल आई वो। बिल्कुल यही करेंगे एकदम। तो वहाँ कनेक्ट कर गए आप एकदम, बिल्कुल विचार मिल गए। और वहाँ सेवा करने का बड़ा स्थान भी था वहाँ, खूब की हमने दबा कर। मैं स्टेट का प्रेसिडेंट रहा बसपा का। बसपा का 14.5% वोट हो गया उस टाइम पर। 2 MLA जीते, 17 पार्षद जीते। अच्छा। हाँ, वहाँ मैं हर पोस्ट पर रहा, खूब मेहनत की। दिल्ली की बात कर रहे हैं? हाँ, दिल्ली की। वो तो दुर्भाग्य है कि काशीराम जी जैसे लीडर जल्दी चले गए, वरना देश की चाल और कुछ बदलती। बेटा, आज आप देखते हैं कि काशीराम जी जैसे लीडर्स नहीं है देश में, या वो नई सोच है, या देखते हैं उनकी तरह कोई और? काशीराम जी के लोग नकल कर रहे हैं, लेकिन वो असली नहीं है। जैसे केजरीवाल जी हैं, वो नकल काशीराम जी की कर रहे हैं। काशीराम जी दिखावा नहीं करते थे। वो असलियत थे। वो बहुत बड़े आदमी थे। वो एक विचार थे। विचार भी क्या थे? वो मतलब प्रतिभा थे। वो उन्होंने कभी अपने लिए नहीं किया। तो 98-97 के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी का भी टाइम चल रहा था। वो शायद प्रधानमंत्री बने थे 98 में। 98 में प्रधानमंत्री बने थे अटल जी। हाँ। और 99 में सरकार बसपा ने ही गिराई थी। तो ये 2 उस समय के बड़े नेता रहे हैं ना, काशीराम जी बड़े नेता थे। वो उनका जवाब नहीं है। ये केजरीवाल जी वगैरह, उनका सारा पैटर्न तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। तो आपकी कोई व्यक्तिगत मेमोरी है उनके साथ कि कभी कोई वार्तालाप आपकी और सिर्फ उनकी हुई हो काशीराम जी की? बहुत साथ हम बैठते थे, बहुत वो समझाते थे हमारे आपको। वो कहते थे कि मेरे अंदर ये बीमारी है कि मैं हर बात की ना रगड़ रगड़ के उसकी खाल निकाल लेता हूँ। अच्छा। अगर मुझे कोई बाल भी मिलेगा तो मैं उसको भी रगड़ूंगा। इतनी गहराई तक वो लोग जाते थे वो। और उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने सफल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। बहन जी को 4 बार दिल्ली यूपी का मुख्यमंत्री बनाया। आज लगता है कोई मायावती लालच थोड़ी नहीं शांत हो गई है जी। मायावती थोड़ी शांत हो गई हैं। अब उनका पता नहीं क्या अंदरूनी है। वो एक तो थोड़ा कानों की कच्ची है, कोई कुछ भी कह देता है फैसला। ये भी है। दूसरा, वो हर स्टेट में ना लीडर नहीं पैदा कर पाई। जो लीडर उन्होंने पैदा किए थे काशीराम जी ने, हर स्टेट में अलग अलग सबको भागीदारी देने का उनका। वो क्या करते थे कि वो चाहते थे कि हर समाज, जो हमारा समाज पीछे रह गया है, उस समाज को सबको भागीदारी देनी है मेरे को। जैसे ये अपना प्रजापति समाज का है, वो जाते थे गाँव में, देखा प्रधान कौन है, उस प्रजापति है, उसको बुलाओ, उनकी अच्छी आबादी है, ले भाई ये मेरे समाज का वोट इतना है और तू अपने समाज को तैयार कर, मैं तेरे को विधायक बनाऊंगा। बनाए उन्होंने। ये नाई समाज का है, ये कुम्हार समाज का, मतलब कमाल था उनका। ये गुजर समाज का है। और उन्होंने हर राज्य में लीडरशिप खड़ी करी।
आज उसकी कमी हो गई है उन चीज़ों की। अब तो अपने नेता वहाँ तो से कम सीख पाए। वो तो निपटा दिया यहाँ तो निपटा सब दिया। हमारे जैसे आदमी को, जो हमने तो ना इतने दिल्ली में परफेक्ट था एकदम हमारा ना। और किसी ने हमारे खिलाफ, किसी ने क्या, नसरुद्दीन सिद्दीकी जी ने जो चाहते थे वे ओखला से हम मुसलमान को लड़ाएं। बहन जी मुझे लड़ा दी थी चुनाव, तो उनको बुरा लग रहा था, उन्होंने झूठ बोल के मुझे निकलवा दिया, तो वो कभी गौर नहीं करते थे। तो 99 में पहली बार आप सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, सीधा बसपा से। हाँ। क्या स्थिति रही उस समय फिर? मैं 3rd पोजीशन पे था, आप तीसरे नंबर पे। बीजेपी जीती, साहब सिंह वर्मा जी जीते और कांग्रेस वाला 2nd था, मैं 3rd पे था। अच्छा चुनाव हुआ, बढ़िया। उसके बाद 2003 में लड़ा मैं एमएलए बदरपुर से, राम सिंह और रामवीर के सामने। रामवीर सिंह भदौड़ी। हाँ, रामवीर सिंह भदौड़ी और राम सिंह और बीबी सिंह थे उससे, बीजेपी से। उस टाइम में 3rd पोजीशन पर था। अच्छा। हाँ, 2003 में जो चुनाव लड़ा। हाँ, ठीक है। बसपा से था मैं। इनको मेरे ख्याल में 40,000 करीब मिला था, मुझे 15,000 मिला था। नया नया था एकदम लड़का मैं। फिर एक डिलिमिटेशन हो गया, फिर 2007 में फिर कॉर्पोरेशन का चुनाव आ गया। तो कॉर्पोरेशन का पहला चुनाव जब हुआ तो हमने अपनी धर्मपत्नी को लड़ाया बसपा से। अच्छा। वो चुनाव जीती। ठीक है, 2007 में। हाँ, महिला सीट हो गई थी, हमने इनको लड़ाया बसपा से, ये जीती और दिल्ली में 17 पार्षद जीत कर आए बसपा से। अच्छा। तब मैं अध्यक्ष था दिल्ली का। तब आप अध्यक्ष थे? हाँ, पूरे प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ, 17 पार्षद जीते। फिर 2008 का विधानसभा का चुनाव आया तो मैं ओखला से लड़ा। ये डिलिमिटेशन में हमारा जो गांव है वो ओखला में चला गया। ये जो अभी है। हाँ, 2008 बदरपुर फिर छोड़ दिया, ओखला लड़ते रहे। हाँ। और उस दिन से ओखला ही लड़ते हुए आ रहे हैं। तब से ओखला ही लड़ रहे। तो आपने फिर उसके 2008 के बाद? 2008 में मैं लगभग 5,000 वोट से हार गया था, 5,500 वोट से। सिर्फ 5,000 वोट? हाँ, काफ़ी कम। उसके बाद परवेज हाशमी जीते थे कांग्रेस वाले, वो राज्यसभा चले गए। तो 2009 में बाई इलेक्शन हुआ, तब मैं 3,000 वोट से हारा था। कम होता जा रहा था अंतर। 3,000 वोट से हारा। और उसमें भी हमारे जो रामवीर जी भदौड़ी जी थे, जो बड़े नेता हैं समाज के, वो एनसीपी का सिंबल लेकर बीच में आ गए। अच्छा। बेशक वो मैं 2nd पे था, 3rd पे कांग्रेस थी, 4th पे वो थे और बीजेपी 5th पे थी यहाँ ओखला में। बीजेपी का तब तो कहाँ ही है। ना, नहीं। 2008 में हम 3,000 वोट से हारे, और नहीं 9 में, 8 में 5 से हारे, 9 में 3,000 से हारे। उसके बाद 12 का चुनाव हुआ कॉर्पोरेशन, तो हमारी जनरल सीट हो गई थी मदनपुर खादर। फिर मैंने भाई को चुनाव लड़ाया बसपा से। अपने बड़े भाई। वो जीते और बसपा और बीजेपी का मिलकर मेयर बना, तो हमारे को डिप्टी मेयर की पोस्ट मिली। अच्छा। भाई मेरा डिप्टी मेयर रहा उस टाइम पर। अच्छा। मेयर बीजेपी का बना था। 2012 में। 15 में फिर हमारे को बीजेपी ने बुलाया। अच्छा। जब बुला रही तो हमने फिर मना क्यों करना था? सही बात है। हम गए, बीजेपी ने टिकट दिया हमारे को, 15 में हम चुनाव लड़े यहाँ। और बीजेपी को 40,000 वोट मिला और बसपा को 500 वोट मिला। जो बसपा, आपके जाते ही जमीन खत्म। हाँ, इससे पता लगता है कि कौन कितना जमीनी स्तर पे कार्य कर रहा होता है। टोटली उस 15 में ही बीजेपी 40,000 पे पहुँच गई, जबकि 2009 में 2,500 मिला था वोट बीजेपी को। अच्छा। 40,000 बीजेपी पहुँच गई, बसपा का वोट सारा ट्रांसफर हमारे साथ हो गया इधर, इतना प्यार करते थे लोग। फिर 17 में फिर कॉर्पोरेशन का चुनाव आया, महिला सीट हो गई थी। फिर धर्मपत्नी को टिकट मिला हमारी को बीजेपी से, फिर ये बीजेपी से बनी। बीजेपी से। तो मुझे 2020 में एमएलए का भी टिकट मिला। अच्छा। एमएलए के चुनाव में मुझे लगभग 60,000 के करीब वोट पड़ा बीजेपी से। हाँ, लेकिन वो सीए का चल रहा था, ये रोड बंद था यहाँ पर, सारा चुनाव उससे खराब हुआ। ये जो पूरा सीए का एनआरसी का जो दंगे हुए थे। हाँ, ये रोड बंद था ना यहाँ पर कालिंदी कुंज के पास। ये तो पूरा बहुत ज़्यादा खतरनाक, पूरा जनवरी का। वही बहुत। तो उसके बाद अब आप पार्षद हैं। 22 में फिर जनरल सीट हो गई। 22 में। हाँ, तो मैंने कहा अभी एमएलए नहीं बन पा रहे तो पार्षद ही लड़ लो। सही बात। पार्टी ने कहा ले लो टिकट, आप लड़ो। तो जीत गई पार्षद दीदी। पार्षद ही चल रही। कितना अंतर से जीते आप? 4,500 से। 4,500 से। तो यहाँ जाके पहली बार आप इलेक्टेड कुछ बन पाए 2022 में। हाँ। अब 2025 में तो अभी जनता आपसे कितनी खुश है और क्या कार्य आपने अपने कार्यकाल में, वैसे तो आप हमेशा ही समाज सेवा करते आए जो आपने बताया, बट पार्षद बनने के बाद आपने। पार्षद की सीट तो हम जीते रहे हैं 4 बार से, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्षद के साथ साथ जो बीच में चुनाव होते रहे विधानसभा के, चाहे तो 2007 के बाद 8 का चुनाव हुआ, उसमें हमारे को इधर से वोट पे एक तरफा पड़ा। फिर 9 का चुनाव हुआ तब भी एक तरफा वोट पड़ा। हर चुनाव में हमारे को जनता ऊपर ही उठाकर ले जाती है। बिल्कुल।
पीछे नहीं छोड़ती हमारे को, क्योंकि उधर से 2 वार्ड में वोट पड़ता नहीं है। यही लोग बेचारे कोशिश कर रहे हैं बार बार, और इतना आशीर्वाद है लोगों का कि मतलब नीचे की बात ही नहीं सोचते कि आगे बढ़ना है। हाँ, आगे बढ़ा दिए पब्लिक अपना आप ही। प्यार है वो आपका हाँ, काम है जो वही, जनता वही, वो आगे बढ़ा के लेके जाती है आप। मुझे ये लगता है कि इसमें हमारा कुछ नहीं है। हम जो पार्षद बन रहे हैं या हम विधायक लड़ते हैं या विधायक बनना हम चाहते हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है। अगर हम हार जाते हैं चुनाव तो मुझे ये लगता है कि हमसे कहीं ना कहीं कमी है कुछ हमारे अंदर ना, क्योंकि लोग हमें जिता नहीं पा रहे। उसमें जो पार्षद हम लोगों को बना रहे हैं तो उसमें हम परफेक्ट है। पार्षद के काम को लोग मान रहे हैं कि भाई पार्षद हम इनको बना रहे हैं तो ये लोगों के भलाई के काम कर रहा है। मैं देखता हूँ कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हो जाते हैं, चुन जाते हैं प्रतिनिधि, उनके अंदर ना अलग तरह का अहंकार हो जाता है। वास्तविकता है ये। जनता तभी तो कहती है कि जीतने के बाद आते नहीं है। मेरा ये मानना है कि चुनाव जीतने के बाद हमारा कुछ नहीं है उसमें। अगर कोई कुछ है तो उन लोगों का है जिन्होंने अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके हमारे पास दे दी है उन लोगों ने। तो हमें उनकी बेहतरी के लिए उस ताकत को इस्तेमाल करना है, और मेरा एक फार्मूला है। इसीलिए आप कई बार देखे जाते हैं झुग्गी झोपड़ियों में, कभी आप कोई मैं जो मेरे को ताकत दी है लोगों ने, मैं उस ताकत को उनकी बेहतरी के लिए यूज़ करूँगा, लाइन से बाहर जाकर यूज़ करूँगा, कोशिश करूँगा उनका फ़ायदा हो, हर चीज़ का भला हो उनका। ना किसी का मकान टूटने दूंगा, ना किसी की झुग्गी टूटने दूंगा। सबकी जितना हो पाएगा पेंशन बनवाऊँगा। सबको मैंने जो लोन 10,000 के लोन आए PM उदय, ढेर लोगों को मैंने बनवाए। मतलब जो काम है हमारा उसमें कोताही नहीं। और हमसे लोग ऐसे बात करते हैं कि जैसे हम नेता नहीं है, वो नेता है। और यही मेरा मानना है। उसी को जनता का नेता कहते हैं, क्योंकि जब जनता अपने आप को नेता माने, जनता ही नेता है। नहीं, अक्सर आप देखे भी जाते हैं कि कोई भी त्यौहार है तो आप झुग्गी झोपड़ियों के लोगों के बीच में जाके उस त्यौहार को मना रहे हैं और लोगों के बीच में वितरण कर रहे हैं। ये जो सम्मान मिल रहा है मेरे को उन लोगों की बदौलत तो मिला है, तो मैं उनका सम्मान क्यों नहीं करूँगा? उन्हीं की सेवा करूँगा, उनका सम्मान करूँगा, जितना भला होगा उनका करूँगा। ये ताकत उन्हीं की है, उन्हीं की बेहतरी के लिए इस ताकत को लगाऊँगा और लगाता हूँ। तभी लोग चाहते हैं कि ब्रह्म की ताकत और ब्रह्म को और ताकत देनी है। पहले बीजेपी थी MCD में, अभी पहली बार केजरीवाल की सरकार MCD में भी आ गई। उनके मेयर बने। तो अब आपको कैसा लगता है कि केजरीवाल की जो MCD की सरकार है, मेयर उनका पहले शैली ओबरॉय बनी, अभी भी नए मेयर बने, तो ठीक ठाक कार्य कर रही है? नहीं, प्रोग्रेस है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी। हम जैसे जो सेवा करने वाले लोग हैं, जो 24 घंटे पब्लिक की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं हम लोग, लेकिन अभी हम कमज़ोर पड़ रहे हैं इनकी वजह से। 2 साल हो गया है। जो एक नीति बनाने वाली जो कमेटी होती है, जो फंड इशू करने वाली कमेटी होती है, वो कमेटी का निर्माण अब तक नहीं हुआ 2 साल में। उसको स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं। अच्छा। जो भी योजनाएं बनेंगी, जो भी फंड्स आएंगे, जो भी हम अगर कोई पब्लिक के लिए कोई न्याय करेंगे तो वो स्टैंडिंग कमेटी पास करेगी उसको। आज तक 2 साल में वो भी नहीं बनी है। शिकायतें चल रही हैं। हम और तो छोड़ दीजिए, अभी जो कोई हमारे क्षेत्र में इतनी सारी LED लाइटें लगी हुई हैं, अभी तो हमको LED लाइट ठीक कराने में जोर पड़ जा रहा है, क्योंकि ये लोग उस मेंटेनेंस की लाइट का भी इंतजाम नहीं कर पा रहे मेयर। ये स्थिति है। तो इन्होंने तो बड़े बड़े वादे किए थे, कूड़े के पहाड़ हटा कूड़े के ढेर तो हो गए हैं और ज़्यादा। जो टिप्परों की जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों को फंड्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पावर ही नहीं है किसी को पास करने की। वो टूटे फूटे टिप्पर चल रहे हैं उसी टाइम के, जो बीजेपी ने बना दिए बस वो ही हैं। अभी दिन पर दिन आबादी भी बढ़ रही है और लोग भी आ रहे हैं, कूड़ा भी बढ़ रहा है, मकान भी बढ़ रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है, तो वो टिप्पर क्यों नहीं बढ़ने चाहिए? हर जगह आप देखिए दिल्ली में बुरी हालत है। अभी जैसे ये इनके बड़े बड़े नेता केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, ये सब अभी बेल पर बाहर हैं। तो आपको लगता है जो 2025 का चुनाव है, इसमें आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है? झटका तो पब्लिक को इनको पहले ही देना चाहिए था, लेकिन बार बार ना झूठ बोलने में इतने माहिर हैं लोग कि अपने झूठ को भी सच दिखाने की कोशिश करते हैं और कामयाब हो भी जाते हैं। वरना तो इन्होंने शुरू में ही कसम खाई थी अपने बच्चों की कि मैं कांग्रेस से भी गठबंधन नहीं करूंगा, किसी पार्टी से गठबंधन में करूंगा नहीं, और मैं इनके साथ सरकार में नहीं बढ़ाऊंगा मिलकर। इन्होंने सब काम किए,
भूल गया अपने बच्चों को। किसके लिए? सत्ता में जाने के लिए। सत्ता में आने के बाद जो जो इन्होंने कमिटमेंट की एक भी पूरी नहीं करी कि मैं इतने कॉलेज बनाऊंगा, इतने नए स्कूल बनाऊंगा, यमुना का सफाई भी एक मुद्दा, यमुना सफाई करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं ये करूंगा। एक काम तो बताइए आप। राशन कार्ड भी इन्होंने बंद कर दिए, पेंशन भी बंद कर दी थी 2018 से। ये तो अभी चुनाव आ रहा है तो इन्होंने अप्लाई करना शुरू हुआ है। वो भी मिलेगी पेंशन चुनाव से पहले, हमें तो डाउट है उसके ऊपर भी। मतलब हमारे मायने से तो सच्चाई ये है कि ये आदमी राज करने लायक है ही नहीं। दिल्ली का डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो हो गया है। हमको छोटी छोटी सड़कें बनाने में जोर हो जाता है, वो भी नहीं बना पाते हैं। तो जैसे विधायक भी इनके हैं, सरकार इनकी है, एमसीडी में भी मेयर इनका, विपक्ष तो है ही नहीं। दुख इस बात का है कि 10 साल इनकी सरकार को लगभग हो ही गए हैं। 10 साल में एक बार भी विधानसभा का सत्र लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की योजनाएं पास करने के लिए नहीं बुलाया गया है। वो केवल क्यों बुलाया गया है? केवल मोदी जी को गाली देने के लिए। इन 10 सालों में जितनी बार भी सत्र बुलाया गया है, केवल बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को गाली देने के लिए उन्होंने सत्र बुलाया है। कभी दिल्ली की बेहतरी के लिए कोई प्रोग्राम लेकर नहीं आए हैं वहाँ पर। वो कोई चर्चा नहीं की उन्होंने, क्योंकि विपक्ष है नहीं, कोई बोल सकता नहीं वहाँ पर। विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। तो 70 में से इन्होंने शायद 62 जीती। तो इस बार लग रहा है बीजेपी का पासा पलटेगा और बड़ी सीटें मिलेंगी। नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं और हम लोगों को बता भी रहे हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता समझदार तो है और उनका विश्वास टूटा है इससे, जो जिन्होंने बोला है। बेशक कुछ वो रेवड़ी जो बांट रहा है, अब तो रेवड़ी भी चोरी हो जा रही है। जो पन्नी में बांट रहा है रेवड़ियाँ, 6 रेवड़ियों से 5 पहुँच रही है लोगों के पास। वो भी तो वो कर तो रहा है, लेकिन उससे तो भला दिल्ली का होगा नहीं। आप भी 2025 में विधायक के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जनता कह रही है कि जैसा आपने मुझे बताया कि आप आगे आइए। यहाँ से अभी ओखला विधानसभा की बात करें तो अमानतुल्लाह खान हैं जो आम आदमी पार्टी से विधायक हैं। कैसे देखते हैं उनके कार्यों को? पिछले 10 साल से वो हैं। अमानतुल्लाह खान का दरअसल क्या है कि हमारी जो ओखला विधानसभा क्षेत्र है, ये वर्ल्ड फेम विधानसभा क्षेत्र है। ओखला का नाम जो है वो वर्ल्ड में फेमस है। वो ठीक है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरे संसार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर, और वो रहते भी हैं यहाँ। बिल्कुल, वर्ल्ड सेंचुरी भी है। अच्छी चीज़ के लिए बात नाम आए सामने तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही टेलीविज़न पर ओखला का नाम आता है तो बदनामी के लिए नाम आता है विधायक का, कि आज इसने घोटाला कर लिया, ये वक्फ बोर्ड का खा गया, इसने उस रिश्तेदार के ये कर दिया, उस महिला के साथ ये कर दिया, वहाँ पर ये गुंडागर्दी कर दी, वहाँ सांसद को झगड़ा कर दिया। मतलब पूरे 10 सालों में ओखला का नाम गलत प्रचार हुआ है। ऐसे कार्य इसने किए हैं। आज विधायक को जेल में चले गए हैं, आज ईडी के छापे पड़ रहे हैं। कभी अच्छाई के लिए कभी उनका नाम टेलीविज़न में नहीं आया। तो ओखला का नाम खराब हुआ है इनकी वजह से। और डेवलपमेंट में तो बटला हाउस वाले तो वो जाने, लेकिन हमारे इधर को डेवलपमेंट नहीं किया इन्होंने। मतलब यहाँ तो कहता मुझे वोट भी नहीं चाहिए, मैं काम भी नहीं करूँगा यहाँ। अच्छा, हाँ, ऐसे बोला? ऐसे बोलता है, लोगों से बोलता है। लोग फिर भी जिता देते हैं। वहाँ का वोट ही इतना है। कोई ना कोई वो क्रिमिनल कार्ड खेलेगा, क्रिमिनल कार्ड खेलते ना वो खेलेगा अभी, विक्टिम कार्ड खेलेगा। वो सीए का इन्हीं की देन तो थी इन लोगों की। तो सीए का मुद्दा थोड़ी है, इन्होंने गुमराह किया पब्लिक को। सीए का जो मुद्दा है वो तो जो हमारे हिंदू भाई या जैन या बौद्ध जो हमारे पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से भगा दिए गए हैं लोग और हिंदुस्तान में आकर रह रहे हैं सालों से, उनको नागरिकता देने के लिए है। वो किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है। वो इन्होंने दुष्प्रचार कर दिया उसका कि सबको भगा देंगे देश से, भ्रमित कर दिया। अभी तो लागू हो गया सीए, अब क्या हुआ? कुछ नहीं। तो आप देखते हैं कि जनता बदलेगी? 10 साल हो गए। मुझे तो लगता है पहले बदल देना चाहिए था, बहुत देर हो गई। वही बदलना चाहिए। अच्छा, ओखला में हिंदू मुस्लिम भी होता है, ये आप देखते हैं कि उनको पूरा मुस्लिम वोटर है, तो ऐसा केवल मुस्लिम होता है, हिंदू तो होता नहीं। अच्छा, हाँ, मुस्लिम होता है। हिंदू बेचारा बहुत लिबरल है, वो देते हैं वोट, वो सॉफ्ट है हिंदू बहुत ज़्यादा, वो बहुत कट्टरपंथी है वो लोग। अच्छा, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, अगर मैं कहूँ उन्हें कैसे देखते हैं आप? मतलब क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए अगर कुछ कहना है तो क्या कहेंगे? केजरीवाल जी
बड़ी सफाई से झूठ बोलकर किसी को भी धोखा दे देंगे। धोखा देने में माहिर है वो, झूठ बोलने में वो माहिर है। वो अलग ही तरह की पर्सनैलिटी है और वो जितना अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, अच्छा है नहीं वो लोग। मुझे याद आ रहा है, आज वो आदमी नहीं है हमारे बीच में, MCD का जेई होता था राजेंद्र सिंह भाटी। अच्छा। RS भाटी, तो वो हमारे वार्ड में था पहले। उससे पहले वो सीमापुरी था। तो वो बताया करता था इनके बारे में कि ये RTI लगाने वाले लोग थे और हमसे कमीशन मांगा करते थे आकर। सीमापुरी से इन्होंने शुरू किया, सीमापुरी की जो JJ कॉलोनी है वहाँ से इन्होंने शुरू किया। अच्छा। कि कोई रोड बना है मान लो MCD से, तो उसकी RTI लगा देंगे, पैसे दे रहा है वो करवा दे, जांच करा दे, पैसे लिए शांत। इन्होंने वहाँ से डेवलप ये चीज़ें की, उद्देश्य इनका वही है, पैसा ही। शराब के घोटाले में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, आपने जो 21 दिन ठेके बंद होते थे दिल्ली में, आपने 3 दिन क्यों कर दिया? 18 दिन की क्यों छूट कर दी? 18 दिन भी पीजिए आप, होली वाले दिन भी पीजिए, दिवाली वाले दिन भी दारू पीजिए आप। क्यों? जो बच्चा 25 साल में दारू पीनी शुरू करना चाहिए, तुमने उसकी उम्र घटा के 21 साल क्यों कर दी? कि 21 साल में अभी तो थोड़ा थोड़ा अक्लमंद हुआ है, अभी से पीनी शुरू कर दे। जो ठेके रात को 11 बजे बंद हो जाने चाहिए, तुम सुबह 4 बजे तक दारू पिला रहे हो। दुखदाई बात है ये। दिल्ली की पहचान शराब नगरी की हो गई थी। अगर कोई उत्तर प्रदेश जा रहा है मेट्रो में बैठकर, वो भी पेटी लेकर जा रहा है उत्तर प्रदेश। कोई हरियाणा जा रहा है तो वो भी लेकर जा रहा है यहीं से दारू की सप्लाई का अड्डा दिल्ली हो गई थी। अब लोग समझते नहीं है ना इस चीज़ को, लेकिन जितना इसने गड़बड़ काम किया शराब के मामले में, तो सबको ख़त्म करना चाहता था। एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री ले जाइए। जो शराब बना रहा है वो स्टॉकिस्ट है, वो रिटेलर भी है, जबकि ऐसा नहीं होता। बनाने वाली कंपनी अलग है, स्टॉक करने वाली अलग है और रिटेलर अलग है। इन्होंने तीनों एक ही दे दिया। जो 2.5% कमीशन मिलता था बेचने वाले को, उसको 12% कर दिया। बहुत बड़ा घोटाला है ये, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब इस बात में एक भी झूठ नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। जनता परेशान तो हो गई थी, मंदिर के पास भी। बिल्कुल, अगर अच्छी पॉलिसी थी, आपने वापस क्यों ली? उससे स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत कम हुआ। एक पहचान जो दिल्ली की बनाई इन्होंने, वो शराब की नगरी की पहचान बनाई दिल्ली की। आप बच्चों को पढ़ाई की बात कहाँ कर रहे हो? दुखदाई नहीं है? शिक्षा मंत्री भी वही, शराब मंत्री भी वही। आप शिक्षा मंत्री की बात करते हो, हमने शिक्षा बहुत अच्छी थी, आप ये भी कहो ना शराब भी हमने अच्छी थी, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया है। हाँ, और एक स्कूल नया नहीं बनाया, ये मेरे सामने वाला स्कूल है, इसमें मैं पढ़ा हूँ मैं। इसमें केवल कमरे बनाए हैं। अच्छा। और कमरों की भी लागत, एक कमरे की लागत 26 लाख रुपए, जो कमरा 5 लाख में बन जाना चाहिए, उसकी भी जांच बैठी हुई है। अच्छे कमरे की लागत 5-6 लाख रुपए आती है, इन्होंने 26 लाख रुपए दिए। अच्छा, उन्होंने अभी अपनी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया है, उसको कैसे देखते हैं? वो तो मजबूरी में दिया ना, वो देने वाला नहीं था इस्तीफा। अगर इस्तीफा देना ही था, जब जिस दिन जेल गए उस दिन इस्तीफा देना चाहिए था। जेल से बाहर आके दिया। आप 5 महीने जेल में रहे हैं, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में आप रहे हैं, एक भी साइन आपका वैलिड नहीं हुआ वहाँ से। आपको नहीं पता दिल्ली कैसे चलेगी? 5 महीने आपका साइन मान्य नहीं रहा, आपने कोई फाइल साइन करी नहीं, तो 5 महीने दिल्ली जाम हो गई, दिल्ली डंप हो गई एकदम। आपको कहाँ चिंता डेवलपमेंट की? आपको कहाँ चिंता लोगों की? चिंता होती तो आप किसी को जिम्मेवारी देकर जाते आप। इसके लिए तो जितना ही बोला जाए उतना कम है, लेकिन पब्लिक को समझाना पड़ेगा। अगर पब्लिक समझ जाएगी तो इसकी एक सीट भी नहीं आने वाली अब की बार। लगता है पासा भी पलट सकता है। हाँ, क्योंकि लोग समझ तो रहे हैं। दिल्ली की जो इतनी यमुना मैया की जो दुर्गति इन्होंने करी है, बताइए, छठ पर जो हालत होती है, छठ पर लोग यमुना में डुबकी ही नहीं लगा पाए। हाँ, जो पॉल्यूशन था, हाँ, वो हमेशा पहले पंजाब का नाम लेता था। ये पंजाब में सबसे ज़्यादा पराली जल रही है, उसका नाम नहीं लेता अभी। दूसरे के अपनी कमियों को दूसरे के सिर पर फोड़ देना। इनके समय में ऐसा पहली बार हुआ कि राजघाट भी 10-10 फुट पानी में डूब गया पिछले साल, जब बाढ़ आई थी। जब बाढ़ आई, इनकी लापरवाही से काम ही नहीं करते लोग।
पूरी दिल्ली का सीवर का पानी उसमें डल रहा है, यमुना में। 32 नाले इंडस्ट्री वाला गंदा पानी यमुना में डल रहा है। हर साल आप बोलते हो 10 साल से, अब की बार डुबकी लगाऊंगा, अब की बार डुबकी लगाऊंगा। इस बार वो भाषण बहुत वायरल है इनका कि इस बार जिता दो, मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा चुनाव से पहले। हज़ारों करोड़ रुपया वो खा जाते हैं यमुना मैया की सफाई के नाम पर। और बहुत बड़ी यमुना मैया नहीं है, कितना 28 किलोमीटर है केवल दिल्ली में। 28 किलोमीटर की हम नालों को नहीं बंद कर दें, नालों को ऑटोमेटिक सफाई हो जाएगी। सही बात है। हम ही तो गंदा कर रहे हैं उसको, और कौन कर रहा है? हमें अपने नालों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जो हमारे गंदे नाले जो बह रहे हैं उनको मत डालो इसमें, यमुना साफ है, क्योंकि हरियाणा में तो पीछे से साफ आ रहा है पानी। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं अभी, उसके पार्षद हैं, नरेंद्र मोदी जी को कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी तो साक्षात परमात्मा है, वो तो परमात्मा का रूप है। सब कुछ छोड़कर पूरे अपने देश के लिए लगे हुए हैं। आज पूरे विश्व में जो प्रधानमंत्री जी ने देश को स्थापित कर दिया है, अगर पहले प्रधानमंत्री ये बने होते 70 साल पहले, तो आज देश कहाँ पर होता। अभी तो केवल इनको 10 साल मिले हैं, अब तीसरा टर्म चला है इनका, लेकिन इन्हीं में ऐसे ऐसे काम इन्होंने कर दिए। जैसे आपका योगा है, योगा तो हमारे हज़ारों साल से योगा की हमारी पद्धति रही है, हमारे योग ही रहे हैं, योग से ही सब कुछ होता रहा है। लेकिन उस टाइम की सरकारों ने कहाँ करा पाए। अब इन्होंने पूरे संसार में योगा डे बनवा दिया ना, 21 जून को पूरा संसार में योगा हो गया। आज कितने हमारे भाई बहनों को रोजगार मिला है विदेशों में भी जाकर, कितने बच्चे चले गए जो वहाँ पर योगा सिखा रहे हैं। और हमको तो लगता है योगा में विदेशी आगे बढ़ जाएंगे हमारे से। जितना योग से फ़ायदा हो रहा है, भारत से ज़्यादा तो होता है बाहर। इतना योग जो शुरू हो गया है, तो हमसे ज़्यादा लोग तो वो सनातनी बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। जब 2 देशों का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन रूस का, और वहाँ से आपके बच्चे तिरंगा दिखाकर निकल आए, तो तिरंगे की शान कितनी बड़ी है। सही बात। पाकिस्तानी बच्चे अपना झंडा नहीं दिखा रहे, उस तिरंगे की आड़ में निकल कर आ रहे हैं वहाँ से। रेस्पेक्ट कितनी बड़ी है हमारी। जैसे आप विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, अगर आप ओखला की जनता से अगर ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो क्या वो क्यों चुने, मतलब आपको विधायक, क्या आप ऐसा उनके लिए करेंगे अगर विधायक बन दें तो? ओखला विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी समस्या, बहुत सारे क्षेत्र में हमारे में सीवर लाइन नहीं है, पानी की समस्या बरकरार है, रोड बहुत सारी ख़राब है। आपका इतनी बड़ी विधानसभा क्षेत्र है ओखला का जो नाम है, एक स्टेडियम यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, स्टेडियम बनना चाहिए। और आपका जो पेंशन है, राशन कार्ड है, क्योंकि गरीब आबादी भी बहुत है यहाँ पर, और हमें गरीब की बेहतरी के लिए हमें काम करना है। जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं उनको पास कराकर उनकी सबको रजिस्ट्रियाँ दिलवानी है। हमारी जे कॉलोनी है मदनपुर खादर, उनको मालिकाना हक नहीं मिला है अभी तक, जो हमेशा कमिटमेंट करते रहे केजरीवाल जी। हम लोगों को उनको मालिकाना हक दिलवाना है। और पेंशन वगैरह तो है ही है, बाकी जो भी लाभ मिलेंगे केंद्र से, आयुष्मान भारत है, 5 लाख तक का इलाज मिल सकता है गरीबों को फ्री। अगर हमारी सरकार बनी तो पक्का उसको लागू करवाएंगे यहाँ दिल्ली में। मोदी जी की तो बहुत सारी योजनाएं हैं, मकान वाली योजनाएं हैं, और राज्यों में ढेर सारे मकान मिल रहे हैं, दिल्ली वालों को नहीं मिल रहे हैं। जबकि 40,000 मकान तैयार पड़े हुए हैं। ये तो है। जो और राज्यों में योजनाएं चल रही हैं मोदी जी के नाम पर, जैसे कि योजना विश्वकर्मा योजना आई है, उसमें 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का लोन है, और बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पे, और आसानी से मिल जा रहा है। कोई अपना कोई बड़े ही भाई है, कोई जूते बनाने वाला है, कोई इस तरह के और जो काम करने वाले हैं, आपका इलेक्ट्रीशियन है, उन लोगों के लिए विश्वकर्मा योजना के तहत लोन, और राज्यों में फटाफट मिले जा रहा है, लेकिन दिल्ली में नहीं मिल रहा है। जो और राज्यों की योजनाएं हैं उनके लिए हमें दिल्ली में लोग परेशान करते हैं आकर, क्योंकि तो जो भी हमारी केंद्र की योजनाएं आएंगी, वैसे तो बहुत ही परफेक्ट है वो योजनाएं। अगर हम उन योजनाओं को दिल्ली में लागू कर देंगे तो दिल्ली का भला हो जाएगा। और मोदी जी दिल्ली को वास्तव में ही ऐसी दिल्ली बनाना चाहते हैं, राजधानी को, कि जो अब पूरे संसार में नाम हो रहा है देश का, तो राजधानी का नाम भी तो होना चाहिए। आज राजधानी की तरफ से हमारी निगाह नीची हो जाती है। एक सुरंग बनी है प्रगति मैदान पर, उसमें इनको केवल 10 करोड़ रुपए देना था दिल्ली गवर्नमेंट को, पूरा उनको बनाकर लाना था, और जो रिंग रोड पर मुंह निकालना था, उस सुरंग को जोड़ना था, उसमें इनको पैसा देना था।
इन्होंने वो 10 करोड़ भी नहीं दिया कि अगर ये जुड़ जाएगी तो इनका नाम हो जाएगा। तो वो भी पैसे हरदीप पुरी जी ने देकर चालू कराया वो रोड। कितनी सुंदर सुरंग बनी है वो, कितने लोगों की परेशानी दूर हुई है। तो ये आदमी परेशानी दूर करता नहीं है, ये तो लोगों को परेशान करता है ज़्यादा। परेशानी दूर मोदी जी ही करेंगे दिल्ली की। अभी लोकसभा में क्लीन स्वीप भी किया है आपने, आपकी पार्टी ने 7 की 7 सीटें जीती। बिल्कुल। और इन्होंने गठबंधन कर लिया था। जिनको ये कहता था मैं शीला को जेल भिजवा दूंगा, सोनिया को जेल भिजवाऊंगा, राहुल को जेल भिजवाऊंगा, इतनी बड़ी मेरे पास कंप्लेंटें हैं, इतने भ्रष्टाचार के मेरे पास सबूत है इनके खिलाफ। किसके खिलाफ इन्होंने आज तक मुकदमा लिखवाया है? सब झूठ। अभी उनके साथ गठबंधन कर लिया इन्होंने, उनको कहता भ्रष्टाचारी हैं लोग ये। तो और हमारा ये मानना है कि भ्रष्टाचारी ठीक मिल गए हैं। गठबंधन कहाँ होगा? वहीं तो गठबंधन होगा जब दोनों की विचारधारा एक है। तुम भी भ्रष्टाचारी हो, हम भी भ्रष्टाचारी है, हो गया गठबंधन। लेकिन तब भी नहीं जीत पाए क्योंकि मोदी जी को लोगों ने पसंद किया है। और मुझे तो लगता है कि दिल्ली में हम अगर मोदी जी की योजनाओं को लागू कर ले जाएंगे, उसी से दिल्ली का भला हो जाएगा, जीत जाएंगे। दिल्ली का भला हो जाएगा, लोग खुश हो जाएंगे। आयुष्मान भारत है, जितनी भी योजनाएं हैं उनकी वो लागू हो जाए, यहाँ पर डेवलपमेंट भी हो जाएगा उसी में। अभी अनसराज कॉलोनियाँ जो पास करी हैं, ये तो बहुत कोशिश करते हैं मोदी जी कि भाई लोगों के काम हो जाएं, लेकिन ये काम को किसी को आगे बढ़ाते नहीं है। मेरे यहाँ आली विहार है, उसमें झूठ बोल कर इन्होंने कहा मैंने सीवर लाइन डलवा दी है, वो सीवर लाइन है ही नहीं, एकदम बेकार काम। हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है जी, धन्यवाद जी आपका जी, बात करने के लिए। बाकी ऐसी आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, राजनीति है, और जो कार्य करता है वो आगे बढ़ते जाता है, और जो जनता को धोखा देता है और अपने वादों से मुकर जाता है तो जनता भी उसे एक बार ही मौका देती है, दोबारा फिर जनता को भी समझ आ जाता है। बाकी अभी चुनाव हैं 2025 तक, तो ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स आपको सुनने को देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो इसे उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए जिन्हें इसे सुन के फ़ायदा होने वाला है। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।